और इस वक्त की एक बड़ी खबर सूरत से। बता दें इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी सूरत में हैं, जहां पर वो बड़ी रैली कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में सुपर एक्टिव मोड में नजर आते हैं। गुजरात चुनाव ओवैसी के लिए सिर्फ हार जीत की लड़ाई नहीं, बल्कि ये चैलेंज है पीएम मोदी के गढ़ में जाकर अपना दम दिखाने का। 2014 से जो भी मोदी के सामने आए वो सरेंडर कर चुके हैं, हार मान चुके हैं या पार्टी बदल चुके हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अकेले वो नेता हैं जिनके तेवर अभी तक नहीं बदले। वो जैसे 2014 में थे वैसे ही आज भी नजर आते हैं। आखिर वो क्या बातें हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को बाकी नेताओं से अलहदा बनाती हैं? चलिए बताते हैं ओवैसी की पॉलिटिकल एंड पर्सनल लाइफ की पूरी स्टोरी। हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से। आप सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कोई और मकसद नहीं है। मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। ये बार बार नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा। आरएसएस बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? देश में कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विवाद हो, एक आवाज हर मुद्दे पर सुनाई देती है और वो आवाज है असदुद्दीन ओवैसी की। अभी हमने सुना कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में चीता को लेकर आए हैं, अफ्रीका से चीता को लाए हैं। तो मीडिया के लोगों ने हमको जयपुर में पूछा कि बीजेपी ने चीता को लाया है भारत में, इस पर आप क्या बोलेंगे? हमने कहा भाई, देश के प्रधानमंत्री से जब आप पूछेंगे कि युवाओं को आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो प्रधानमंत्री से सवाल होगा नौकरी का, वो चीता से तेज भाग जाते हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी खुलकर मुसलमानों की राजनीति करते हैं और उनके टारगेट पर होते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। भाजपा के पास अब कुछ भी नहीं है दिखाने को। भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। तो मोदी ने कल अपने भाषण में कह दिया कि मैंने गुजरात को बनाया। अब आप बताइए, क्या मोदी से पहले गुजरात नहीं था? क्या अभी गुजरात नहीं है? क्या ओवैसी और मोदी के बाद गुजरात रहेगा ना? इंशाअल्लाह रहेगा ना गुजरात। तो गुजरात को बनाने वाले सब आए, मगर जो मुख्यमंत्री बना उसने नहीं बनाया, जनता ने उसको बनाया। जनता ने उसको बनाया। देश में कहीं भी चुनाव होता है, ओवैसी की तकरीरें जरूर गूंजती हैं, ठीक जैसा गुजरात में हो रहा है। ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। AIMIM ने गुजरात की कुल विधानसभा सीटों में से 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब तक अहमदाबाद की 3 और सूरत की 2 सीटों के लिए प्रत्याशी उतारे हैं और इन उम्मीदवारों के लिए ओवैसी जमकर प्रचार कर रहे हैं। 4 या 5 बच्चों को खेड़ा में गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में मजमे को इस तरह जमा किया जाता है और उनको रोड पर लाकर उन बच्चों की पिटाई की जाती है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, इन कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहते हैं, क्या ये सही काम हुआ? जब हमने देखा तो हमने एहतजाज किया, हमने आवाज उठाई, हमने उसकी मजम्मत की। ओवैसी ने सबसे पहले अहमदाबाद और सूरत के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। बाकी के नामों पर अभी मंथन चल रहा है। इसके पीछे ओवैसी की मुस्लिम नीति है, जिसको अंकगणित से समझिए। फरवरी 2021 में स्थानीय निकाय चुनावों में AIMIM ने 40 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें मोडासा में 9, गोधरा में 6, भरूच में 1 और अहमदाबाद नगर निगम में 7 सीटें शामिल हैं। अपने चुनाव प्रचार में ओवैसी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और केजरीवाल को भी जमकर निशाने पर ले रहे हैं। केजरीवाल को तो उन्होंने नया नाम दे दिया है।
गुजरात में ओवैसी की एंट्री पर एक बार फिर विरोधी पार्टियों ने ओवैसी को बीजेपी का बी टीम और वोट कटवा कहा, तो ओवैसी ने विरोधियों को अपने तल्ख तेवर से तगड़ा जवाब दिया। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है ये वोट काट रहा है। अरे वोट मैं नहीं काट रहा हूं, तुम मोदी से मिले हुए हो, तुम भाजपा से मिले हुए हो, तुम दिलो जान से मिले हुए हो, इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सरकार बना रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने भाजपा को वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया हाथ उठाओ, ऊपर भी उठाओ, वहां भी उठाओ। फिर भाजपा कैसे जीती, भाजपा कैसे जीती बताओ। क्या मैं आपको आपके कान में आकर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक कर बोला कि उसको वोट दो? बीजेपी ओवैसी को दूसरा जिन्ना कहती है, लेकिन अपने विरोधियों का ओवैसी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो खुल्लम खुल्ला मुसलमान की राजनीति करते हैं, और जब कोई ये कहता है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, तो वो अपने दलित वाले बयानों से मामलों को किसी दूसरे ही ओर मोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर दूसरी मर्तबा आया हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मैं सिर्फ इलेक्शन की वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं आपके पास। वोट डालना आपका इख्तियार है और मेरी तरफ से इल्तिजा करना और भीख मांगना ये मेरा इख्तियार और मेरा हक है। मगर मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत करता रहूंगा, और मोहब्बत इसलिए करता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि जिस जगह पर नाइंसाफी को मैं देखता हूं, जिस जगह पर लोगों को दबाया जाता है, जिस जगह पर लोगों के उनके हुकूक को छीना जाता है, जिस जगह पर रहने वाले इंसानों को इंसानों के तौर पर नहीं देखा जाता, तो मुझे उस जगह से मोहब्बत हो जाती है। और याद रखो इस बात को आप कि आप कमजोर हैं, मेरी आंखों में वो मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी जो बोलते हैं बहुत तोल मोल के बोलते हैं, संविधान का ज्ञान भी रखते हैं और कानून की भी बात करते हैं। यही वजह है कि ओवैसी को जो पसंद करते हैं वो तो सुनते ही हैं, और वो भी सुनते हैं जो पसंद नहीं करते। के भाषण के बाद अब कांग्रेस के लोग भी आएंगे, भाजपा के लोग भी आएंगे, वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज भी आएगा, वो भी आकर बोलेगा ये भड़काऊ भाषण देता है। तुम क्या करते, तुम कव्वाली गाते ना मोदी के सामने बैठकर, तुम पूरे के पूरे हारमोनियम और तबलची बजाने वाले सच्चाई को तुम बयान नहीं कर सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यहां पर एक शेर याद आया कि जो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो ये लाइटर वेव में, तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। नारा, नैरेटिव और नेता, आज की सियासत इन तीन चीजों पर चल रही है। पहले नारा तय होता है, फिर उसके हिसाब से नैरेटिव सेट होता है, और फिर उसी नैरेटिव को लेकर नेता जनता के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ओवैसी की सियासत की अगर बात की जाए तो ओवैसी को सियासत विरासत में मिली है, लेकिन ओवैसी ने अपनी विरासत की सियासत को हैदराबाद की गलियों से निकालकर देश के हर बड़े राज्य तक पहुंचा दिया है। ओवैसी अपने जोरदार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। जब बोलते हैं तो सुनने वाले सुनते रह जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ओवैसी को सबसे ज्यादा डर माइक पकड़ने से था, मंच पर भाषण देने से था। ये 25 साल के युवा असदुद्दीन ओवैसी हैं। जब पहली बार विधायक बने तो आज के तेज तर्रार नेता से एकदम अलग। देखिए कैसे ओवैसी आहिस्ता आहिस्ता पर्चा पढ़ रहे हैं। ओवैसी जब पहली बार विधायक बने थे तब वो लंदन के मशहूर लिंकन्स कॉलेज से वकालत की पढ़ाई कर चुके थे। हैदराबाद के मशहूर राजनीतिक परिवार के वारिस के साथ साथ
अपने कॉलेज के मशहूर क्रिकेटर भी रह चुके थे। सवाल पूछना तो दूर, ओवैसी अपना लिखा हुआ भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन आज की तारीख में वही ओवैसी सियासत के एम फैक्टर का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत में बता रहा हूं। मुसलमानों को, हमारे दलित भाइयों को, आदिवासियों को समझना पड़ेगा। गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को समझना पड़ेगा कि आज भारत की राजनीति में गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित, आदिवासी की, कमजोरों की कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास दौलत है वही तो एमएलए एमपी बन के जा रहा है, वही तो जीत कर जा रहा है। जब वो जीत कर जाता है तो क्या उसके दिल में गरीब की, कमजोर की मोहब्बत होगी? ओवैसी ने लंदन के मशहूर कॉलेज में लॉ की पढ़ाई की। हैदराबाद के कॉलेज के दिनों में क्रिकेटर बनने का सपना देखा। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ ओवैसी कैसे सियासतदान बन गए, इसका किस्सा भी आपको बताते हैं। ओवैसी 1992-93 में लंदन से पढ़ाई करके भारत वापस लौटे। वो बैरिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। ओवैसी ने अपने पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर ली और 1994 में वो 4 मीनार विधानसभा से विधायक बन गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार वो राजनीति की सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ते चले गए। 94 से 2004 तक ओवैसी लगातार हैदराबाद सीट से विधायक रहे। 2004 में ओवैसी पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरे और सांसद बने। 2009 में भी ओवैसी ने हैदराबाद में जीत हासिल की। 2014 में तो मोदी लहर के बावजूद भी अपनी सीट पर जीत का झंडा बुलंद किया। 2019 में भी ओवैसी ने अपनी सीट पर जीत का जश्न मनाया। लोकसभा में ओवैसी की पार्टी के महज 2 सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ओवैसी संसद में पुरजोर तरीके से मुसलमानों की बात करते हैं। नागरिकता कानून के मुद्दे पर तो ओवैसी ने संसद में नागरिकता कानून का बिल भी फाड़ दिया। यही वजह है कि अब ओवैसी जब भी चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो संसद के अपने तल्ख तेवरों का जिक्र अपने वोटरों के बीच जरूर करते हैं। मजलिस के मुखालिफ लोग कहते हैं कि ओवैसी के 2 एमपी हैं, पार्लियामेंट में क्या करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की लोकसभा में भाजपा के 300 एमपी हैं और उन 300 एमपी के सामने जब भी आपका गुनाहगार भाई बेटा खड़ा हो जाता है तो भाजपा के 300 एमपी 6 मिनट में 3 मर्तबा खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में पैदा करना पड़ेगा। 500 की लोकसभा में 300 भाजपा के एमपी है। 6 मिनट की तकरीर हमको वक्त मिलता है। 6 मिनट में हम मोदी अमित शाह के सामने मजलूमों की इंसाफ की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। हैदराबाद में ओवैसी परिवार का दबदबा था जो आज भी कायम है। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना विधानसभा में विधायक हैं और बड़े ओवैसी तो देश की राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में चुनावी ताल ठोक चुके हैं। इन राज्यों की अगर बात करें तो ओवैसी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। बंगाल और यूपी में ओवैसी की पार्टी का खाता भी नहीं खुला, लेकिन बिहार के सीमांचल में ओवैसी के 5 विधायकों ने जीत हासिल की। हालांकि बाद में इन 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में भी ओवैसी के पार्टी के अभी 2 विधायक हैं। अब की बार ओवैसी मोदी के गढ़ में दस्तक दे रहे हैं। गुजरात की राजनीति में नया चैप्टर खोलना चाहते हैं। ओवैसी ने इस बार गुजरात के मुसलमानों को साधने के लिए स्लाटर हाउस का मुद्दा उठाया। गुजरात में 10% मुस्लिम आबादी है, जिनका 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 53 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। ओवैसी ने अपने भाषणों में कहा कि गुजरात में 36 स्लॉटर हाउस हैं, जिनमें से 32 बंद हो चुके हैं और केवल 4 काम कर रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा मुसलमानों के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है। ओवैसी को देखने वाले अपनी नजर से देखते हैं। हर एक शख्स की ओवैसी के लिए अपनी एक राय है। कोई उन्हें मुसलमानों का मसीहा मानता है,
कोई भड़काऊ बयानबाजी करने वाला नेता। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आज हर कोई आकर कह रहा है कि पाकिस्तान बना रहे। पाकिस्तान हम नहीं बनाए, पाकिस्तान जिसने बनाया उससे जाकर पूछो। हम जिम्मेदार नहीं है पाकिस्तान बनाने के, हाँ हम जिम्मेदार हैं भारत को आजाद कराने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना इसमें बहा दिया, अपनी जानों की अजीम कुर्बानियों को हमारे बुजुर्गों ने पेश कर दिया। ओवैसी सबके बारे में बोलते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। मुसलमान से लेकर दलितों की आवाज बुलंद करते हैं। बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं, आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लठ से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे पीटते हो, मगर मारने वालों मारो, याद रखो तुम हजरत बिलाल को नहीं जानते। अरे वक्त तुम्हारा है ना, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। लेकिन अपने बारे में ओवैसी बहुत कम बोलते हैं। ओवैसी की पॉलिटिकल लाइफ एकदम ओपन है। जब बात पर्सनल स्टोरी की आती है तो ओवैसी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ओवैसी के पास कितने करोड़ की संपत्ति है, ओवैसी के पास कितने बंगले हैं, ओवैसी अपने साथ कितने हथियार रखते हैं, ओवैसी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, ओवैसी पर कितनी बार हमले हुए हैं। आपको याद होगा अभी यूपी चुनाव के दौरान ही ओवैसी पर जाम लेना हमला हुआ था, गोलियां चली थी, टारगेट पर वो थे। ओवैसी को सियासी गलियारों में नवाब भी कहा जाता है। ऐसा दावा भी किया जाता है ओवैसी खानदान का संबंध हैदराबाद के निजाम से था। इन्हीं दावों पर अक्सर विरोधी ओवैसी को घेरने की कोशिश भी करते हैं। जिस तरह से ओवैसी का रहन सहन, तौर तरीका है, वो बड़े खानदान से लगते हैं। और ये सच भी है। अगर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो ओवैसी के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा ओवैसी के पास एक .22 बोर की पिस्टल और एक राइफल है। ओवैसी पर 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि बंदूक का शौक रखने वाले ओवैसी के पास उनके नाम पर कोई कार नहीं है। एक और बड़ी बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे, ओवैसी जब लंदन में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तब ओवैसी खुद अपनी पढ़ाई का खर्च नौकरी करके निकालते थे। ऐसा नहीं था कि ओवैसी परिवार के पास पैसे नहीं थे, बल्कि असदुद्दीन खुद चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाएं। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी के पिता की सियासी विरासत को न संभाला होता तो वो या तो देश के बड़े बैरिस्टर होते या फिर तेज गेंदबाज।